गौरव का आप सभी को नमस्कार। गौरव मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, जो हमारी लास्ट क्लास थी, उसके अंदर हमने देखा था रीट L1 के सिलेबस के बारे में। तो वहां पर हमने जो देखा था, जो हमारा पहला पोर्शन था, वो हमारा था नंबर्स के बारे में, यानी 1 करोड़ तक की आपकी पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, जातीय मान, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। उसके अलावा हमने देखे थे गणितीय संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग के बारे में। तो दोस्तों, आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज जो मैं चालू करने वाला हूं वो है नंबर संख्याएं। आपके नंबर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से एग्जाम में आपके यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उन सभी का यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूं नंबर संख्याएं क्या होती हैं, तो अगर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि नंबर संख्याएं, तो संख्याएं दो प्रकार की आपकी होती हैं और दो प्रकार की जो आपकी संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की आपकी संख्या होती हैं। एक आपके होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, यानी काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, और एक आपके होते हैं रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। चलिए, अगर बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं, ये हमारे सिलेबस में किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछी जाती हैं। हमारा जो सिलेबस में पूछा जाता है वो हमारे पूछ जाती है वास्तविक संख्याएं। अब बात ये आती है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो अपन लोगों ने बचपन में ये पढ़ा था कि हमारे एक नंबर लाइन होती है। तो काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन के ऊपर लिखा जाता है, वे संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन के ऊपर लिखा जाता है वो आपकी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। अब बात आती है नंबर लाइन। तो अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं हमारी नंबर लाइन, ये पॉइंट आपका हो जाता है प्लस इन्फिनिटिव, ये आपको हो जाता है माइनस इन्फिनिटिव, और जो ये आपका मिड पॉइंट है इसे मैं दे देता हूं 0। तो ये आपका होता है 1, ये आपका होता है प्लस का 2, ये आपका हुआ प्लस 1, ये प्लस 2, और इसी प्रकार आगे कंटिन्यू होता है। इसी प्रकार ये आपका माइनस का 1 और ये आपका माइनस का 2। तो वही संख्याएं जो आपकी नंबर लाइन पर लिखी जाती हैं, जैसे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, अगर मैं यहां पर लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं 1.5 या फिर मैं लिख दूं 3.2। जैसे अगर मैं बात करता हूं √2 की, तो मैं यहां पर भी अगर लिखना चाहूं तो √2। तो ये हमारे वो संख्याएं जो नंबर लाइन के ऊपर लिखी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। अगर इसी प्रकार मैं आप लोगों से बात करता हूं काल्पनिक संख्याएं, तो जिन्हें नंबर लाइन पर लिखा गया वो आपकी वास्तविक संख्या कहलाती हैं, जिन्हें नंबर लाइन पर नहीं लिखा जाता वो क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं। यानी वे संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर नहीं लिखा जाता है, नंबर लाइन पर नहीं लिखा जाता है, वो आपकी क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्याएं। या फिर मैं बोलना चाहूं वे संख्याएं जो रूट के अंदर माइनस में आती हैं, यानी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल। इसकी एक डेफिनेशन और मैं कह सकता हूं, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल आपका क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्याएं। अब बात आती है ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है। तो अगर मैं आप लोगों से एग्जाम्पल के रूप में यहां पर बात करता हूं, अगर मैं आप लोगों से यहां पर एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो एग्जाम्पल यहां पर क्या लेते हैं? जैसे मैं आप लोगों से बोल देता हूं √-7, मैंने बोला √-11, √-13, √-19, ये सारी हमारे क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल आपकी क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्याएं। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से यहां से बात करूं, तो अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं, अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करना चाहूं, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं?
मैं आप लोगों से बोलता हूं क्या मैं इसे लिख सकता हूं क्या, √-1 और गुणा में √7, √-1 गुणा में √7। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक वैल्यू होती है आयोटा जिसका मान होता है -1 का वर्गमूल। अगर मैं आयोटा का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, -1। सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1। और आयोटा एक कैसी संख्या है, आयोटा एक काल्पनिक संख्या है। चलिए मैं बोलता हूं अगर मैं इसे आयोटा की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मुझे पता है √-1 को मैं क्या लिखता हूं, आयोटा। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं √7 और आयोटा। यानी अगर मुझे ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल वाली किसी भी संख्या को आयोटा की फॉर्म में दर्शाना होता है तो मुझे इस प्रकार आयोटा की फॉर्म में दर्शा सकता हूं। चलिए दोस्तों, अगर मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूं तो एक आपका आता है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सम्मिश्र संख्या आपकी क्या होती है, तो एक बार आप सभी ध्यान दीजिए। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने बोला सम्मिश्र, ऐसी संख्याएं जो किसी का मिश्रित रूप हो। जैसे मैं बोलता हूं वे संख्याएं जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों का एक मिक्स रूप होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्याएं। जैसे अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल की बात करता हूं, अगर मैं आप लोगों से यहां से एग्जाम्पल की बात करता हूं तो जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूं, मैंने आप लोगों से बोला मैंने एक संख्या ली 3 + 4 आयोटा। मुझे पता है आयोटा काल्पनिक संख्या है, तो ये मेरे काल्पनिक संख्या का भाग हो जाता है, ये मेरे वास्तविक संख्या का भाग हो जाता है। और ऐसी संख्याएं जो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या से मिलकर बनी होती हैं क्या कहलाती हैं, सम्मिश्र संख्याएं। कभी कभी एग्जाम में यहां से इनका परिणाम पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं इसका परिमाण निकालूं, अगर मैं इसका परिमाण निकालता हूं तो मेरे पास इसका जो परिमाण का फॉर्मूला होता है वो मेरे पास फॉर्मूला होता है √a² प्लस में b²। अब बात आती है यहां पर a की वैल्यू। तो मैंने बोला यहां पर अगर a आपकी वास्तविक संख्या है तो a का मान तो आपका कितना हो गया, 3। अगर b आपकी काल्पनिक संख्या है तो मैं यहां से b का मान ले लेता हूं कितना, 4। तो अगर मैं इसका परिमाण निकालता हूं, इस फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हैं। अगर मैं इसका परिमाण निकालता हूं और a और b की वैल्यू पुट करता हूं तो a की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर आपका कितना हो चुका है, 9। 4 की वैल्यू 16, 4 का स्क्वायर कितना हो चुका है, 16। रूट के अंदर 16 और 9 25, यानी आपका जो परिणाम आता है वो परिणाम कितना आता है, 5। तो ये हमारी थी नंबर्स को दो भागों में बांटा गया, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या आपकी क्या होती है, वास्तविक संख्या जिन्हें नंबर लाइन पर लिखा जाता है, काल्पनिक संख्या जिन्हें नंबर लाइन पर नहीं लिखा जाता है, या ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल आपका क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्याएं, जिन्हें मैं आयोटा से डिनोट करता हूं। आयोटा होता है √-1। सम्मिश्र संख्या जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मिलकर बनाई जाती हैं, सम्मिश्र संख्या कहलाती हैं। इनका परिमाण निकाला जाता है √a² प्लस b²। परिमाण कितना आया, 5। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं, तो काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं होती है, तो हम बात करेंगे किसकी, वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। हम बात करते हैं किसकी, वास्तविक संख्याओं की। जिस प्रकार नंबर्स को दो भागों में बांटा गया, इसी प्रकार वास्तविक संख्याओं को भी दो भागों में बांटा जाता है। और वास्तविक संख्याओं को किन दो भागों में बांटा जाता है, वो आपके दो भाग हैं। एक आपके होते हैं पूर्णांक, यानी इंटीजर्स। जो पहला भाग होता है वो आपका क्या होता है, पूर्णांक, इंटीजर्स। और जो आपका दूसरा भाग होता है वो होता है डेसिमल, यानी दशमलव।
दशमलव। पूर्णांक की अभी डिटेल में हम बात थोड़ी आगे करेंगे, लेकिन अगर मैं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूं कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक वह संख्या होती हैं जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, यानी जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रूप में होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करना चाहूं तो आपकी, अगर मैं यहां पर सीधा अभी एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो पूर्णांक आपके हो सकते हैं माइनस का 5, 0, प्लस का 5, माइनस का 3/4 और प्लस का 3/4। मैं बोल सकता हूं √4, √16, जो परफेक्ट रूट होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं? पूर्णांक। अभी इसकी बात हम थोड़ा आगे डिटेल में करेंगे, लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं दशमलव, चलो एक बार पहले यहां पर भी देख लीजिए। मैंने बोला पूर्णांक क्या हुए, तो मैंने बोला वही संख्या जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रूपों में, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में पाई जाती है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बोलना चाहूं क्या मैं इसके नीचे 1 लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। 1 लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। 1 लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। यानी मैं आप लोगों से कह सकता हूं पूर्णांक कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक वह संख्या होती है जिन्हें किसके रूप में लिखा जा रहा है? P/Q के रूप में। यानी मैं कह सकता हूं कि पूर्णांक संख्याओं को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं देखता हूं तो मैंने देखा यहां पर जो Q का मान है वो कितना है? 1। यहां पर Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो यहां पर मेरे पास एक कंडीशन आ जाती है कि जो Q है, जो आपका Q है वो हमेशा बराबर होगा किसके? 1 के। या फिर मैं कह सकता हूं जो Q है वो कभी भी बराबर नहीं होगा किसके? 0 के। तो मैं इसको 1 के ही बराबर लेके चलता हूं, जिससे आपके अंश का मान तो होता ही है, हर का मान कितना आ जाएगा? 1, और आपकी P/Q की फॉर्म आराम से बन जाएगी। अब बात आती है डेसिमल, दशमलव। डेसिमल क्या होता है? जिस प्रकार मैं आपसे कहता हूं कि आपके अंक कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका कौन सा सिस्टम होता है? डेसिमल सिस्टम। तो मैं पूछूं दशमलव, दशमलव संख्याएं जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां से डेसिमल नंबर्स को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। यहां से डेसिमल नंबर्स को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। अब डेसिमल को 2 भागों में विभक्त किया गया, वो 2 भाग आपके कौन कौन से होते हैं? उनमें से एक आपका होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग को बोला जाता है शांत दशमलव, शांत दशमलव। यानी ऐसी दशमलव संख्याएं जो दशमलव के बाद शांत हो जाती हैं, यानी एक निश्चित स्थान पर जाकर रुक जाती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं? शांत दशमलव। अगर मैं शांत दशमलव के एग्जाम्पल की बात करता हूं, अगर मैं शांत दशमलव के एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूं 0.5, मैंने बोला दशमलव के बाद एक स्थान तक वैल्यू गई यानी शांत हो गई, और 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं 0.18, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 18/100। और अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं तो मेरे पास कितना आता है? 9/50। मैंने बोला क्या यहां पर भी आपकी P/Q की फॉर्म बन रही है? क्या P/Q की फॉर्म बन रही है? अच्छा जी। अब दूसरा इसका पोर्शन आता है अशांत दशमलव। जो दूसरा इसका पोर्शन आया वो कौन सा आया? अशांत दशमलव। अब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अशांत दशमलव, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शांत दशमलव जो शांत हो जाते हैं, अशांत जो शांत नहीं होते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। मैंने बोला अशांत दशमलव क्या होते हैं? अशांत दशमलव वो जो दशमलव के बाद कभी भी शांत नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो आप लोग इसके एग्जाम्पल को एक बार यहां पर थोड़ा ऊपर देख लेना। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो मैं इसके एग्जाम्पलों को ऊपर लिख रहा हूं। जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूं 0.57 और ये ऐसे आगे कंटिन्यू है, तो मैंने बोला ये शांत नहीं है, अशांत है, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और मुझे नहीं पता ये आगे कहां तक बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से बोलूं 0.174932 और ये भी आगे इन्फिनिटी तक बढ़ते जा रहे हैं, यानी मैं कह सकता हूं अशांत दशमलव जो दशमलव के बाद शांत नहीं हो रहे हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? अशांत दशमलव।
अब इन अशांत दशमलवों को वापस दो भागों में बांटा गया। दो भागों में क्या बांटा गया? अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग, तो इनको बांटा गया नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग यानी पुनरावृत्ति वाले, और नॉन रिक्वेरिंग जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इनको दो भागों में किस प्रकार बांटा गया? इनको बांटा गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी एक बार इनका हिंदी रूप क्या होता है, एक सेकंड रुकना। हाँ, अशांत दशमलव, पुनरावृत्ति, वे दशमलव जिनकी दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती है, और दूसरा जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है यानी नॉन रिपीटिंग। ऐसे ही लिख लीजिए आप इसको, पुनरावृत्ति नहीं होती है। मुझे अभी इसका हिंदी रूप पता नहीं है परफेक्टली इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, वैसे इसे बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग डेसिमल, यानी ये आपके होते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स, ये होते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। एग्जाम्पल से चीज समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी, तो एक बार सभी ऊपर ध्यान देना। मैंने बोला पुनरावृत्ति, जैसा कि मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा 0.5757 और इसी प्रकार 57 और ये कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। यानी जो मैंने एग्जाम्पल लिया वो 0.57 और ये मेरे पास जा रहा है कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो मैंने कहा दशमलव के बाद आपके जो अंक हैं वो रिपीट हो रहे हैं जोड़े के रूप में 57 57 57 57, इसी प्रकार ये चलेगा। मैं बोल देता हूं 7 7 7 7 और ये भी रिपीटिंग जा रहा है। मैंने बोला 0.123 123 और ऐसे ये भी आपका रिपीटिंग जा रहा है। यानी दशमलव के बाद यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो उन्हें बोला जाता है पुनरावृत्ति अशांत दशमलव। तो मैंने बोला अगर दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती है तो मैं इसे सीधा लिख सकता हूं क्या? मैंने देखा दशमलव के बाद दो अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो मैं इसे लिख देता हूं 57/99। ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता रहा हूं क्योंकि ये नंबर्स आपके सिलेबस में है और नंबर से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी प्रकार 0.777 एक अंक की पुनरावृत्ति होती है, तो एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो बटे में कितना आ जाता है? 9। 123 तीन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो बटे में कितना आ जाता है? 999। मेरा कहने का बस इतना सा आपका मतलब है, पुनरावृत्ति अशांत दशमलव, जो दशमलव के बाद जिनकी पुनरावृत्ति होती है वो आपके क्या कहलाते हैं? पुनरावृत्ति अशांत दशमलव। अगर मैं बात करूं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी अगर मैं उनके एग्जाम्पल्स की बात करता हूं तो उनके जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल दे दिया 0.1279 और ये आगे कंटिन्यू, मुझे नहीं पता आगे आता है या नहीं आता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 0.745, मुझे नहीं पता रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैं इसी प्रकार बात करता हूं पाई की, मैं किसकी बात करता हूं? पाई की। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो पाई का मान होता है वो होता है 3.1416 और ये भी ऐसे आगे कंटिन्यू होता है। यानी दशमलव के बाद ये भी मुझे नहीं पता कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है। तो ध्यान रखना, मैं बस आप लोगों को इतना समझाना चाह रहा हूं कि मैंने देखा यहां पर भी P/Q का रूप बन रहा है, यहां पर P/Q का रूप नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता दशमलव के बाद पुनरावृत्ति कहां तक हो रही है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि अगर मैं बात करूं पूर्णांक की, अगर मैं आपसे बात करता हूं किसकी? पूर्णांक की, और अगर मैं आपके साथ पूर्णांक की बात करता हूं, शांत दशमलव की बात करता हूं, और मैं आप लोगों से बात करता हूं किसकी? पुनरावृत्ति अशांत दशमलव, तो मैं आप लोगों से बोलता हूं क्या ये सारी वैल्यू, क्या ये सारी वैल्यू कौन सी? पूर्णांक, शांत दशमलव और पुनरावृत्ति अशांत दशमलव, क्या इन सारी वैल्यू को P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है? क्या ये सभी भिन्न के रूप में आई हैं क्या? तो मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि वे संख्याएं ध्यान देना, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है
लिखा जाता है परिमेय संख्या कहलाती हैं रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या कहलाती हैं। और यहां पर जो Q का मान होता है P बटा Q की फॉर्म में, जो आपका Q का मान होता है ये कभी भी जीरो नहीं होता है। जो आपका Q का मान होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। इसी प्रकार मैं यहां पर बोल सकता हूं कि वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में, वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है वो आपकी कौन सी संख्या कहलाती हैं? वो आपकी कहलाती हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों अब बात आती है अपरिमेय संख्याओं की। जो हमने काल्पनिक संख्या पढ़ी वो भी आपकी अपरिमेय संख्या होती है। अगर मैं इसके और एग्जांपल की बात करता हूं तो मेरे पास एक एग्जांपल आ चुका है पाई, मैंने बात किया √2, मैंने बात किया √10, मैंने बात किया √11। यानी जो आपके नॉन परफेक्ट रूट होते हैं वो सारे भी आपके क्या होते हैं? अपरिमेय। और जो आपके परफेक्ट रूट होते हैं जैसे √4, √9, √25, परफेक्ट रूट हो, परफेक्ट रूट क्यूब हो, वो सारे आपके क्या होते हैं? परिमेय संख्या। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा? वास्तविक संख्याएं दो भागों में बांटा गया, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q का मान 1 होना ही चाहिए, 1 से बड़ा भी हो सकता है, यानी जिन्हें हम P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दशमलव को दो भागों में बांटा गया, शांत और अशांत। अशांत को वापस दो में बांटा गया, जिनकी पुनरावृत्ति होती है और जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जिनकी पुनरावृत्ति होती है उन्हें वापस P बटा Q की फॉर्म में लिखा गया, पुनरावृत्ति नहीं होती है उन्हें P बटा Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। और जिन संख्याओं को P बटा Q की फॉर्म में लिखा गया वो क्या कहलाती हैं? परिमेय, जहां Q 0 नहीं होता है। और जिन्हें P बटा Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। चलिए दोस्तों, ये तो हमारी बात हुई परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसे उतार लिया होगा। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं इससे आगे। चलिए, मैंने बोला अभी हमने पढ़ा वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, और इंटीजर्स और डेसिमल्स, यानी पूर्णांक और दशमलव। अगर अब मैं बात करता हूं पूर्णांक संख्याओं की, अब मैं किसकी बात करता हूं? पूर्णांक संख्याओं की, यानी इंटीजर्स की। तो मैं बात कर रहा हूं अब पूर्णांक। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि जिस प्रकार वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, इसी प्रकार पूर्णांक संख्याओं को भी दो भागों में बांटा जाता है। अब इन्हें किन दो भागों में बांटा जाता है? जो पूर्णांक आपकी संख्या होती है इन्हें भी दो भागों में विभक्त किया गया, जिनमें से आपका पहला भाग होता है पॉजिटिव नंबर्स, सॉरी नेगेटिव नंबर्स, और दूसरा भाग होता है नॉन नेगेटिव, यानी ऋणात्मक और अऋणात्मक संख्या। जो आपका पहला भाग हुआ वो आपका कौन सा भाग होता है? ऋणात्मक संख्याएं। और जो आपका दूसरा भाग होता है ये आपका होता है अऋणात्मक संख्याएं। ध्यान रखना, मैंने यहां पर धनात्मक संख्या नहीं ली है, मैंने यहां पर क्या ली है? ऋणात्मक और अऋणात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्या यहां पर नहीं ली है। तो अगर मैं बोलता हूं ऋणात्मक संख्या क्या होती है, तो आप सभी लोगों को शायद पता होगा कि ऋणात्मक संख्या क्या होती है। ऋणात्मक संख्या आपकी होती है -1, -2, -3, -4, और इसी प्रकार ये ऐसे आगे कंटिन्यू होती हैं। मैं आप लोगों को यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो रीट L1 में जो पूछा जाता है, और पिछले कुछ एग्जाम्स में, पिछले सालों के एग्जाम में पूछा भी गया है। मैंने बोला ऋणात्मक में जो संख्या जितनी छोटी वो अपने आप में उतनी बड़ी होती है। जैसे मैंने बोला -16 और एक है -23। आप लोगों से पूछ ले जाएगा बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है? -16। मैंने बोला -2,
इसको ले लीजिए माइनस का 20 और मैंने बोला माइनस का 8, बड़ा कौन है माइनस का 8। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान देना है, यहां से क्वेश्चन आप लोगों के पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं अऋणात्मक संख्याओं की ओर। अऋणात्मक संख्या क्या होती है? ऋणात्मक क्या हो गई? -1, -2, -3। अगर मैं बात करता हूं अऋणात्मक संख्याओं की, तो दोस्तों मैंने बोला अऋणात्मक संख्या तो आपके हो गई 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही आगे क्या होती है कंटिन्यू। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं, मैंने देखा यहां पर 0, मैंने धनात्मक संख्या नहीं ली है, मैंने बोला ऋणात्मक संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक। अगर मैं आप लोगों से पूछूं जो आपका ये 0 है, ये ऋणात्मक है या धनात्मक है? अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? धनात्मक की। तो इस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मैंने बोला आप लोग 7 में 0 को जोड़िए, आप बोलोगे कितना आया? 7। मैंने बोला 7 में 0 घटाइए, आप लोगों ने बोला कितना आया? 7। मैंने बोला कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। यानी 0 ना तो आपकी धनात्मक संख्या होती है ना ही आपकी ऋणात्मक संख्या होती है। तो इसे आप नोट डाल के भी लिख सकते हैं, इसे आप नोट डाल के भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहां पर मेंशन कर देता हूं कि 0 ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक संख्या होती है, ना ही ऋणात्मक संख्या होती है। चलिए ये तो बात हो गई 0 की कि 0 ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक संख्या होती है। पूर्णांकों को 2 भागों में बांटा गया, ऋणात्मक संख्याएं, अऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -इन्फिनिटी तक। अऋणात्मक 0, 1, 2, 3, 4 प्लस के इन्फिनिटी तक। बात आती है 0 की धनात्मक है या ऋणात्मक, तो 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही क्या होता है? ऋणात्मक। अगर मैं अब आप लोगों से बोलता हूं, अगर अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैंने बात करी 0 से लेके और प्लस के इन्फिनिटी तक, 0 से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो आपके दे रखी है 1 करोड़ तक पूर्ण संख्या, वे संख्याएं जो 0 से चालू होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, ये संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो ये संख्या आपकी क्या हो गई है? पूर्ण संख्याएं, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। चलिए सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपके सिलेबस में स्पेशली दे रखा है। अब मैं आप लोगों से बोलता हूं, अगर मैं यहां से 0 को हटा देता हूं, अगर मैं यहां से 0 को हटा देता हूं, तो अगर मैं यहां से 0 को हटा देता हूं तो मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास बचता है 1, 2, 3, 4, 5 और ये ऐसे कंटिन्यू है कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो मैंने बोला वे संख्याएं जो 1 से चालू होकर इन्फिनिटी तक जाती हैं, वे संख्याएं जो 1 से चालू होकर कहां तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक जाती हैं। ये संख्या आपकी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। ये आपकी क्या हुई? प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। तो यहां से हमने क्या क्या पढ़ा? पूर्णांकों को 2 भागों में बांटा गया, ऋणात्मक और अऋणात्मक। ऋणात्मक आपने देख ली है, अऋणात्मक 0 से प्लस के इन्फिनिटी तक। 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। वे संख्याएं जो 0 से प्लस के इन्फिनिटी तक जाती हैं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जो 1 से इन्फिनिटी तक जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब यहां से कभी कभी लैंग्वेज के रूप में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं? वापस सुन लेना, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं? तो हां बिल्कुल सही है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी तक, 1 से इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक हो सकती हैं क्या, तो सभी पूर्ण संख्या कभी भी प्राकृतिक नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से चालू होती है? 0 से। प्राकृतिक कहां से चालू होती है? 1 से। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगर मैं इससे आगे बात करता हूं, अगर मैं इससे आगे बात करता हूं तो पूर्णांकों को वापस 2 भागों में बांटा जाता है। पूर्णांकों को वापस 2 भागों में विभक्त किया जाता है। चलिए पूर्णांकों को वापस 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक भाग आपका होता है सम संख्या,
एक भाग आपका होता है सम संख्या और एक भाग आपका होता है विषम संख्या, यानी ओड नंबर्स और इवन नंबर्स, विषम संख्या। अब बात आती है सम संख्या क्या होती है। अब बात आती है सम संख्या क्या होती है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूं, ये सभी आप लोगों को वैसे पता होगा, सम संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हों। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हों, वो आपकी क्या कहलाती हैं, सम संख्या। अगर संख्या 2 से विभाजित है मतलब वो 2 का गुणज है, और अगर वो 2 का गुणज है तो मैं उन्हें किसके फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं उन संख्याओं को लिख सकता हूं 2k की फॉर्म में। यहां पर आप k का मान कुछ भी रख सकते हैं। अगर मैंने 1 रखा 2 एकम 2, 2 से विभाजित, 2 रखा 2 दूनी 4, 2 से विभाजित, मैं यहां पर 5 रखता हूं 5 दूनी 10, तो भी 2 से विभाजित। तो अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल की बात करूं तो आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 128, 140, 1900, इसको लिख लीजिए 1946। यानी सम संख्याओं को किसके फॉर्म में लिखा जाता है, 2k की फॉर्म में। और बात आती है विषम संख्याओं की कि विषम संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जिन्हें, या फिर वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। और अगर वो 2 से विभाजित नहीं होती हैं तो विषम संख्याओं को लिखा जाता है 2k ± 1 की फॉर्म में। अब इसको मैं बता दूंगा ये कैसे लिखा जाता है। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं 3, 17, 21, 1425। मैंने बोला 2k + 1। मैं आप लोगों से बोलता हूं अगर मैं यहां पर k का मान 2 रखता हूं, कितना रखता हूं, 2 रखता हूं, तो 2 दूनी 4 ± 1, 4 में 1 जोड़ा कितना आया 5, 4 में से 1 घटाया कितना आया 3, और दोनों ही 2 से विभाजित नहीं है, यानी दोनों कैसी संख्या है, दोनों विषम संख्या हैं। चलिए अगर मैं आगे बात करता हूं, तो मैं आप लोगों से कहता हूं एक छोटी सी चीज है। अगर मैंने आप लोगों से बोला कि मैं अगर 2 में 2 जोड़ता हूं तो कितना आया 4, यानी मैंने सम संख्या में सम संख्या को जोड़ा तो मेरे पास कौन सी संख्या प्राप्त हुई, सम संख्या। मैंने सम संख्या में सम संख्या को जोड़ा। आप इसको नोट डालकर लिख सकते हैं, मैंने बोला अगर आप सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हो तो आपको संख्या भी कैसी प्राप्त हो रही है, सम। इसी प्रकार मैं आप लोगों से बोलता हूं यदि आप विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हो तो आपको संख्या कैसे प्राप्त होती है, सम। मैंने बोला 3 में 3 जोड़ा 6, 5 में 3 जोड़ा 8, 11 में 3 जोड़ा 14। इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं सम संख्या में विषम संख्या या विषम संख्या में सम संख्या जोड़ी जाती है तो आपके पास संख्या हमेशा कैसे प्राप्त होती है, विषम। मैं आप लोगों से बोलता हूं 2 में 3 जोड़ा 5 विषम है, 11 में 2 जोड़ा 13 विषम है, यानी आपको कैसी संख्या प्राप्त हो रही है, विषम संख्या। इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं सम संख्या में से सम संख्या घटाई जाए, सम संख्या में से सम संख्या घटाई जाए, मैंने बोला 10 में से 6 गया 4, कैसी संख्या प्राप्त हुई, सम। मैं आप लोगों से बोलता हूं सम संख्या में से विषम संख्या घटाई जाए, तो अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं 10 में से 7 गया कितना बचा 3, तो कैसी संख्या प्राप्त हुई, विषम संख्या। और इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि विषम संख्या से विषम संख्या घटाई जाए, मैंने बोला 7 में से 3 गया कितना बचा 4, यानी कैसी संख्या आई, सम संख्या। मैं बोलता हूं अगर सम संख्या को सम संख्या से गुणा किया जाए तो आपके पास कैसी संख्या आती है, सम।
2 को 6 से गुणा किया, 12 सम संख्या है। मैंने बोला अगर आप लोग सम संख्या को विषम संख्या से गुणा करते हो, 2 को 3 से गुणा किया, 6 कैसी संख्या है? सम। मैंने बोला अगर आप विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करते हो, मैंने बोला आप मल्टीप्लाई कर दो किसको? 3 को 3 से, 9, 3 को 5 से, 15, यानी ये भी आपके पास कैसी संख्या आ गई? विषम संख्या। तो ये एक नोट है जहां से आपके L1 में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ये तो बात हुई हमारी पूर्णांक की। पूर्णांकों को हमने पहले बांटा, फिर उसके बाद दोबारा बांटा सम और विषम संख्याओं में। पहले हमने बांटा था ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्याओं में, फिर सम संख्या और विषम संख्याओं में। अगर मैं आगे बात करता हूं, तो वापस अगर मैं बात करूं तो पूर्णांक को दोबारा 2 भागों में बांटा जाता है। सॉरी, पूर्णांक को नहीं, प्राकृतिक संख्याओं को, यानी नेचुरल नंबर्स को। प्राकृतिक संख्याओं को 2 भागों में वापस बांटा जाता है। अब प्राकृतिक संख्याओं को 2 भागों में किस प्रकार बांटा जाता है? चलिए, मैंने आप लोगों से बोला कि आपने प्राकृतिक संख्या को 2 भागों में बांटा। प्राकृतिक संख्या, और इन प्राकृतिक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया। एक आपका बांटा गया अभाज्य संख्या, और एक आपका बांटा गया भाज्य संख्या, या हम उन्हें कह सकते हैं संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या, या आप इनको बोल सकते हो संयुक्त संख्या, और अभाज्य संख्याओं को आप बोल सकते हो रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या। चलिए, अब बात आती है अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है? मैं आप लोगों से अगर एग्जाम्पल के रूप में पूछना चाहूं तो आप सभी को पता है, जैसे 11 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है। यानी मैंने एग्जाम्पल्स की बात करी, ये सारे एग्जाम्पल आपके क्या होते हैं? अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्या होती क्या है, डेफिनेशन क्या होती है? अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि 11 क्या फैक्टर कीजिए, तो आपने 11 का फैक्टर किया, एक फैक्टर तो आया आपका 1, और एक फैक्टर आपका कितना आया? 11। क्या इन दो के अलावा कोई फैक्टर आया? आप बोलोगे सर इन दोनों के अलावा कोई हमारा फैक्टर नहीं आया। मैंने बोला 7 के फैक्टर किया 1, 7, 5 का फैक्टर किया 1, 5, 3 का फैक्टर किया 1, 3, 2 का फैक्टर किया 1, 2। यानी वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? 2। जिनके गुणनखंडों की संख्या कितनी ही होती है? 2, आपकी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 होती हैं, आपकी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। मैंने बोला 1 का फैक्टर कितना है? केवल 1, तो 1 आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। यानी मुझे यहां से पता चला कि जो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी? 2। सबसे छोटी आपकी जो अभाज्य संख्या होती है, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी कौन सी होती है? 2। अगर मैं इसी प्रकार बात करता हूं भाज्य संख्याओं की, तो मैंने बोला भाज्य संख्या संयुक्त संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या के गुणनखंड 2, भाज्य संख्या जिनके गुणनखंड 2 से क्या हों? ज्यादा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने लिया 4, 6, 9, 12, 25। चलिए, मैंने बोला 4, गुणनखंड कितने आए? 1 से भी विभाजित, 2 से भी विभाजित, 4 से भी, 6, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी और
6 से भी। तो मैं देखता हूं यहां पर गुणनखंडों की संख्या क्या है, 1 से ज्यादा, और सॉरी 2 से ज्यादा, और जब गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा तो वो क्या होती है, भाज्य संख्याएं। और अगर मैं बात करता हूं सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी आपकी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की, और मुझे यहां से पता चल गया कि जिनका गुणनखंड 2 होता है अभाज्य संख्या, जिनका गुणनखंड 2 से ज्यादा होता है भाज्य संख्या। और मुझे यहां से यह भी पता चल गया है, जिसे आप नोट डालकर लिख सकते हैं, कि एक ना तो अभाज्य ना ही भाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है। यानी एक ना तो आपकी अभाज्य संख्या होती है, ना ही आपकी भाज्य संख्या होती है। जल्दी से एक बार इसे नोट कीजिए। चलिए, अगर हम आगे अब बात करते हैं अभाज्य संख्या में, अगर आगे हम बात करते हैं अभाज्य संख्या में, तो मैं यहां से भाज्य संख्या को हटा देता हूं, कंपोजिट नंबर्स को। चलिए, मैंने बोला अब मैं आगे बात कर रहा हूं किसकी, अभाज्य संख्या की। अब अभाज्य संख्या अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 15। मैंने आप लोगों से बोला 51 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 10। मैंने आप लोगों से बोला 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 25। और लास्ट मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं 1 से 75 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 21। आपका आंसर क्या होगा, 21। ये कुछ इंपोर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए, ये तो आपकी बात हुई अभाज्य संख्या 1 से 50 तक 15, 51 से 100 10, 1 से 100 25 और 1 से 75 तक 21। अब अभाज्य संख्याओं में कुछ पोर्शन होते हैं, जैसे अगर मैं पहले पोर्शन की बात करता हूं तो वो आपका आता है ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स आपके क्या होते हैं, तो मैं आप लोगों से बोलता हूं ऐसी अभाज्य संख्या, जिनके मध्य का अंतर 2 होता है, जिनके मध्य का अंतर कितना होता है, 2, आपकी क्या कहलाती है, ट्विन प्राइम नंबर्स। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे अगर मैं आपका एग्जांपल उठा लेता हूं, मैंने उठाया 3 और 5, मैंने आपका अगला एग्जांपल उठाया 5 और 7, मैंने आपका अगला एग्जांपल उठाया 11 और 13। मैंने देखा इन सभी के मध्य का अंतर कितना है, 2 का अंतर। अगर मैं 3 अंकों के सबसे छोटे ट्विन की बात करता हूं, तो 3 अंकों का सबसे छोटा ट्विन होता है 101 और 103 नंबर। सबसे जो छोटा 3 अंकों का ट्विन प्राइम होता है वो क्या होता है, 101 और 103 नंबर। अगर मैं दूसरे पोर्शन की बात करूं इसके, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे यहां से हटा देता हूं। चलिए, हाँ, मैं आपको एक नॉलेज और दे देता हूं कि 1 से लेकर 100 तक जो ट्विन प्राइम होते हैं, इसको आप लिख सकते हो कि 1 से लेकर जो 100 तक ट्विन प्राइम होते हैं, तो ऐसे ट्विन प्राइम के जो जोड़ों की संख्या होती है, वो जोड़ों की संख्या कितनी होती है, 8। हो सकता है कभी आपके एग्जाम में ये चीजें पूछ ले। ये तो हुआ ट्विन प्राइम की बात। अगर मैं दूसरा बात करूं तो रिलेटिव प्राइम या को प्राइम, जिन्हें आप बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, दोनों एक ही चीज होती है। कोई इनको टीचर्स अलग पढ़ा देते हैं, कुछ इनको एक साथ ही पढ़ा देते हैं। तो सह अभाज्य संख्या, मैंने बोला आपकी सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं
ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका HCF यानी महत्तम समावर्त्य, जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF कितना हो, 1 हो, आपकी क्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं। अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करता हूं, तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया आपका पहला 5 और 11, मैंने बोला इनमें कॉमन क्या है, 1। अच्छा जी, ये तो दो मैंने अभाज्य संख्या ली। अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर 9 की और 17 की, तो मैंने देखा यहां पर भी इनका जो HCF है वो कितना है, 1। अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया 6 और आप मान लीजिए 25, तो इनका HCF भी कितना है, 1। तो ये भी आपकी क्या होंगी, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। जरूरी नहीं यहां पर ये संख्या आपकी अभाज्य हो, ये भाज्य भी हो सकती है, लेकिन जोड़े का HCF कितना होना चाहिए, 1। चलिए दोस्तों एक बार जल्दी से इसे नोट कीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा ये। यहां से भी हम आगे चलकर इनके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और कुछ नए क्वेश्चन जो आने की संभावना हो सकती है कि उस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए अगर मैं बात करता हूं परफेक्ट नंबर के, यानी परिपूर्ण नंबर, यानी संपूर्ण नंबर। अगर मैं बात करता हूं परिपूर्ण नंबर की, परिपूर्ण नंबर आपका क्या होता है, परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती हैं। तो एक बार ऊपर ध्यान देना, मैं आप लोगों से बोलता हूं परिपूर्ण संख्याएं वे होती हैं जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग, जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या के बराबर हो। और यहां पर एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है, स्वयं को छोड़कर। जो हम अभी एग्जाम्पल लिखेंगे तो वहां से आपके समझ में आ जाएगा। स्वयं को छोड़कर जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे मैं आप लोगों से बोल देता हूं कि आपके सामने एक संख्या है, मान लीजिए 3। अगर मैं इसके गुणनखंड करता हूं तो इसके गुणनखंड क्या आता है, 1 गुणा 3। मैंने बोला स्वयं को तो छोड़ देंगे, अगर स्वयं को मैं छोड़ देता हूं तो यहां पर मेरे पास कितना बचा, 1। क्या 1 3 के बराबर है, नहीं है, यानी ये संख्या आपकी परिपूर्ण संख्या नहीं है। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया 6, इसका एक गुणनखंड 1 भी हो सकता है, इसका एक गुणनखंड 2 भी हो सकता है, इसका एक गुणनखंड 3 भी हो सकता है, इसका एक गुणनखंड 6 भी हो सकता है, लेकिन मुझे स्वयं को छोड़ना है तो मैंने 6 को छोड़ दे दिया। तो मैं अगर अब इसको गुणनखंडों का योग करता हूं, यानी 1 + 2 + 3, मेरे पास कितना आया, 6। क्या मेरे पास वही संख्या वापस प्राप्त हो गई? अगर वही संख्या वापस प्राप्त हो रही है तो ये आपकी कैसी संख्या है, परिपूर्ण संख्या है। अगर मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं तो 1 भी हो सकता है, यहां पर आप कोमा लगा लीजिए, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 15, लेकिन स्वयं को छोड़ना है। तो मैंने देखा 5 और 3 8 और 1 9 बराबर नहीं है, तो ये संख्या आपकी परिपूर्ण संख्या नहीं होगी। तो ये आपके होते हैं परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या, जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, परिपूर्ण संख्या। अगर मैं आगे बात करता हूं तो आगे आपके एक संख्या और पूछी जाती है, आगे आप लोगों के एक संख्या और पूछी जाती है,
और वो आप लोगों की संख्या होती है त्रिभुजाकार संख्या, ट्रायंगल नंबर, त्रिभुजाकार संख्या। त्रिभुजाकार संख्या, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि त्रिभुजाकार संख्या क्या होती है, ट्रायंगल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ट्रायंगल नंबर क्या होते हैं। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिनका अंतर, जिनका अंतर प्राकृतिक संख्या हो, ऐसी संख्या जिनका अंतर प्राकृतिक संख्या हो, आपके क्या कहलाते हैं, ट्रायंगल नंबर। अब बात आती है ऐसे नंबर कौन से होते हैं भाई जिनका अंतर प्राकृतिक संख्या हो। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे 1, 3, 6, 10, ये सभी आपके क्या है, ट्रायंगल नंबर। अब ये ट्रायंगल नंबर कैसे होते हैं देख लेना एक बार। मैंने बोला इन दोनों का अंतर कितना है, 2, इन दोनों का अंतर कितना है, 3, इन दोनों का अंतर कितना है, 4, इन दोनों का अंतर कितना है, 5, इन दोनों का अंतर कितना है, 6, इन दोनों का अंतर कितना है, 7, इन दोनों का अंतर कितना है, 8। और इसी प्रकार ये संख्याएं आगे क्या होती हैं, कंटिन्यू होती है। तो मैंने बोला क्या इन सभी का जो ये मैंने अंतर लिया, क्या ये अंतर प्राकृतिक संख्या है क्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वे संख्याएं जिनका अंतर प्राकृतिक संख्या होते हैं आपकी क्या कहलाती हैं, त्रिभुजाकार संख्याएं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, स्थानीय मान या जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान, जिसे अंकीय मान भी बोला जाता है, जिसे अंकीय मान या प्रत्यक्ष मान भी बोला जाता है, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अच्छा, स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। अगर मैं आप लोगों के सामने एक संख्या लिख देता हूं, मैंने आप लोगों के सामने एक संख्या लिखी 8,57,943। समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करना। 8,57,943 मुझसे पूछ लिया गया 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, और मुझसे पूछ लिया गया 9 का अंकीय मान या जातीय मान। तो अब एक बार सभी ध्यान देना, मैंने बोला 9 का स्थान, मैंने बोला 9 का स्थान कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। कौन से स्थान पर है, सैकड़े पर। तो मैंने 9 को उठाया और सैकड़े के स्थान पर है। सैकड़े में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो, तो स्थानीय मान कितना आ गया, 900। ऐसे भी कर सकते हो, जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा गया उसके बाद वाली संख्या को क्या बना दो, 0 बना दो। 9 का अंकीय मान, अंकीय मान क्या होता है, उसके खुद के अंक का मान। तो मैंने पूछा 9 के अंक का मान क्या होगा, 9, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 9। तो स्थानीय मान, किसी अंक के स्थान का मान उसका स्थानीय मान कहलाता है, और किसी अंक के स्वयं का मान उसका क्या कहलाता है, अंकीय मान। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मेरे सामने एक संख्या है 15,4,3,2,7, 1,54,327, और मुझसे बोल दिया गया कि बताइए 4 का स्थानीय मान और 7 का अंकीय मान। तो मैंने बोला 4 का स्थानीय मान, 4 को उठाइए,
इसके बाद कितने स्थान है, 1 2 3, सबको जीरो में बदल दो तो 4 का स्थानीय मान 4000, 7 का अंकीय मान, 7 के अंक का मान क्या होगा 7, आंसर कितना आ जाता है 7। तो आज की क्लास के लिए हमारे पास इतना ही था। आशा करता हूं सबको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन सभी चीजों के ऊपर हम क्वेश्चन कल करेंगे। मैं वापस वही चीज आपको बोलने जा रहा हूं कि अभी हम लोगों को आप सभी के प्यार की बहुत जरूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।